जोहार और भी राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कुछ ही महीनों में 12th के एग्ज़ाम्स होने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और ये एक ऐसा वक्त होता है जब एग्ज़ाम्स के प्रेशर के साथ जो दूसरा एक प्रेशर बच्चों के दिमाग पर होता है वो ये होता है कि 12वीं के बाद कौन से ऐसे कोर्स हैं जिस पे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपकी जो स्किल्स है उससे रिलेटेड कोर्स को चूज़ करना। हमारा जो ये कार्यक्रम है उसके ज़रिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे भी कोर्सेज़ जो कि नीश है, जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ जितने अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकल कर आ रहे हैं उन सब के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। आज इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ कोर्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस कोर्स में, किस तरीके से बच्चे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई के बाद करियर में क्या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अपर्णा असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से। डॉक्टर अपर्णा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा बात नहीं होती इस कोर्स के बारे में और मुझे लगता है कि कई बार लोग इसे एक दूसरे वो कोर्स के साथ कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो कोर्स है ये है क्या, क्या कुछ पढ़ाई की जाती है इस कोर्स के अंदर। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इसमें हम बेसिकली एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र कैसे संबंध बनाते हैं। जैसे कि हमारा एक परिवार होता है, इसे छोटे स्तर पे अगर हम समझें तो परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बनाते हैं। वैसे ही अगर इस पूरे ग्लोब को एक फैटर्निटी माने, एक फैमिली माने, तो इस ग्लोब के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस बनाते हैं। वो इकोनॉमिक रिलेशन हो सकता है, वो पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है, वो कल्चरल रिलेशन हो सकता है, वो ट्रेड का रिलेशन हो सकता है। सो मैनी टायर्स आर देयर। तो इन सबों का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कैसे मिंगल करते हैं, युद्ध को कैसे रोका जाता है, शांति कैसे स्थापित करनी चाहिए, कैसे विश्व को प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पढ़ते हैं। कई बार मुझे लगता है ये जो कोर्स है इसके साथ ये भी है, कन्फ्यूजन रहता है कि ये पॉलिटिक्स से काफ़ी रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से ये काफ़ी रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में क्या एक मेन डिफरेंस है और कितना अलग है ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से? जी बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपने पूछा है और अक्सर लोगों के दिमाग में, इनफैक्ट बच्चों के दिमाग में नहीं, बड़ों के भी दिमाग में इसका कन्फ्यूज़न है। क्योंकि हमारा मदर साइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस ही है और हमारी उत्पत्ति इंटरनेशनल रिलेशंस की उत्पत्ति इसी से हुई है। अभी ये स्ट्रीम जो है ये खुद को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेज में है और थोड़ा सा एस्टेब्लिशिंग मोड में है, ट्रांसफॉर्मेशन के एज में है। धीरे धीरे जेएनयू के अलावा और भी जगहों पे इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक शास्त्र से कैसे अलग है अगर आप देखें तो राजनीति तो है ही इसमें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही है ये, लेकिन इसमें देश की राजनीति से व्यापक स्तर पे हम पूरे विश्व की राजनीति को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहले सवाल उठता है लोगों का कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ा क्यों जाए। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है आज के विश्व में हमें, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक वैश्विक विश्व में रह रहे हैं जहाँ पे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाए बगैर अगर चाहे रहना तो वो रह ही नहीं सकता है, उसको इंटर रिलेटेड होना ही पड़ेगा। इसी को क्यों ने न्याय जो हैं उसको इंटरडिसिप्लिनरी बताते हैं या फिर इंटरडिपेंडेंट की बात करें, इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर राष्ट्रों के कनेक्शन को आपको जानना है, अगर आपको विकास करना है इस दौड़ में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आपको दौड़ना है, तो इस विषय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। कई जैसे अगर हम यहाँ पर हम पहले भारत के बारे में थोड़ा लेके चलते हैं कि इंडिया में क्या कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी अवेलेबल हैं जहाँ पर बच्चे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पायनियर इंस्टीट्यूशन है जिसने कि इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना और उसके डिफरेंट एरियाज़ स्टडीज़ को स्टार्ट करा और इसने इसकी इम्पोर्टेंस को भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो जवाहरलाल नेहरू तो टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसकी अच्छी खासी पहुंच है और यहाँ पे डिफरेंट एरिया स्टडीज़ हैं, जैसे कि आप साउथ एशिया के बारे में पढ़ सकते हैं, आप अफ्रीकन स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, आप यूरोपियन स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं इसमें डिवाइड करके जिसमें कि आपको पढ़ाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें दिल्ली में ही अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया है जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है, 3 कोर्सेज चला रहे हैं वो अभी।
कोलकाता की तरफ अगर वेस्ट बंगाल की तरफ अगर आप आएँ तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। और उससे पहले अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की बात करूँ, तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस डिपार्टमेंट सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हमने इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट करा 2012 में। और तब मुझे याद है कि इस इंटीग्रेटेड कोर्स में लगभग 40 सीटें हुआ करती थी और हमारे पास लगभग 32-35 बच्चे आ जाया करते थे इंटीग्रेटेड कोर्स में। और काफ़ी अच्छा कैचमेंट एरिया था, बच्चों ने काफ़ी अच्छा उत्साह दिखाया इस स्ट्रीम के लिए और बहुत अच्छा भी किया उन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो भी दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। तो ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं, 8 सार्क कंट्रीज़ हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। 8 कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन सीखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को सीखते हैं, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ डायलॉग कैसे करें, पीस कैसे इस्टेब्लिश करें, इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर आप देखें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेठी में ही अगर आप देखें तो दे आर रनिंग आई थिंक 9 कोर्सेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि इसकी पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चों का अच्छा खासा रुझान है इस स्ट्रीम को लेकर के। अभी मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी फॉर्म्स निकाल देंगे, एप्लीकेशंस आउट होंगी। जनरली इस फील्ड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉमन टेस्ट होते हैं बच्चों के लिए जो अप्लाई करते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम्स में, क्या किस सब विषय पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? एक तो जनरल एप्टीट्यूड टाइप का ही टेस्ट होता है जो CUCET का टेस्ट है। उसके डिफरेंट कैटेगरीज बने हुए हैं। आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चुनना होता है और इसके अलावा आप कोर्सेज भी चुन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आप इसको करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात अगर आप करें तो वो MS BSc कोर्सेज़ नहीं लेते हैं। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी ने ही अब BA का कोर्स बंद कर दिया है, MMA अब बच्चों को लेते हैं। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 12th से लेते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में लेते हैं। तो वहाँ जाने के लिए इंट्रेंस टेस्ट हैं। आप साइट पे जाएं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई हो रही है और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को आप पक्के तौर पे देखें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे। और जब आप मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो टाइमली उसको बनाएं, टाइम सेट करके बनाएं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जनरल अवेयरनेस से ही ज़्यादातर सवाल होता है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं ईमानदारी से कहूँ तो। बहुत लीनियंट है हम मार्क्स को लेकर के भी अगर देखा जाए तो। और बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको एडमिशन मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, सिर्फ बिहार, झारखंड और यही बेल्ट के बच्चे नहीं आते, बल्कि मेरे यहाँ मुझे लगता है कि केरला के बच्चे भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी बच्चे आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भी बच्चे आ रहे हैं, उड़ीसा से भी बच्चे आ रहे हैं, पंजाब के भी बच्चे हमारे पास हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो इस स्ट्रीम में अगर आपको आना है तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि इस स्ट्रीम में आने के लिए आपको पहली बात तो कीनली इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली दिस एरिया विल पे यू अलॉट। बिल्कुल। अब जैसे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो इंटरेस्ट है, एक बार आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जब पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ आप जॉब ले सकते हैं? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे सबसे पहला अपॉर्चुनिटी अगर मैं देखूं तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी IR के बच्चों को आफ्टर मास्टर्स देखें तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप आफ्टर PhD देखें तो बहुत ज़्यादा एरियाज़ ओपन होते हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट क्वालिफाई कीजिए, PhD कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बन जाइए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा कर के। दूसरा कैरियर ऑप्शन जो आपके लिए खुलता है वो खुलता है कि आप अगर लैंग्वेज, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को जब भी आप हायर कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक फॉरेन लैंग्वेज को तो पक्के तौर पे पढ़ें। इंग्लिश इज़ तो डेफिनेटली मैंडेटरी, विदाउट इंग्लिश तो आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स मटेरियल ही आपको नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की हिंदी में, तो इसके लिए ज़रूरी है। दूसरा कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि जिन बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में पढ़ाई करी, उन्होंने क्या करा कि एक फॉरेन लैंग्वेज को ऑप्ट किया, जैसे कोरियन लैंग्वेज को ऑप्ट कर लिया या फिर जर्मन को ऑप्ट कर लिया या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे न्यू विस्तार्स ओपन होते हैं। यहाँ से आप एम्बेसी में जा सकते हो, है ना, एम्बेसी के डिफरेंट लेवल्स पे ज्वाइन कर सकते हो, आप थिंक टैंक्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप इंटरप्रेटर बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, एंड वेरी गुड सैलरी इज़ देयर। उनका पैकेज बहुत मोटा ताज़ा है।
तो एक तो ये एरिया भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तीसरा जो है वो आप थिंक टैंक्स में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं जिसमें हमारे बच्चे भी काम भी कर रहे हैं। आप IDSM को ज्वाइन कर सकते हो, आप इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA को ज्वाइन कर सकते हो, ORF को ज्वाइन कर सकते हो, आप पीस स्टडीज सेंटर है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मतलब बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। यहाँ पे आप रिसर्च इंटर्न के रूप में काम कर सकते हो, आप रिसर्च फेलो के रूप में काम कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू मे गो फॉर सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारा एरियाज़ आपके लिए खुलता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि कौन सा नया अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो करियर के रूप में जो चूँकि 12th के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे क्या करना है, बहुत ग्रे आइडिया होता है, ये भी कर लें वो भी कर लें, बहुत फिक्स नहीं होता उनका, ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे वो PCS की तैयारी के लिए बहुत जागरूक होते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर PCS या फिर UPSC करना चाहते हैं, मुझे लगता है दिस सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस विल बी बोन इन डिस्गाइज। क्योंकि किसी भी PCS एग्ज़ाम में इसका बहुत सारा पोर्शन कवर करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। एक तो जनरल स्टडीज़ में ही बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है आपका, कि यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, US में इलेक्शन हुए तो क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इन जनरल भी आपके दिमाग में आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और ये हम पढ़ाते हैं, ये हमारा डिस्कोर्स है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस यूज्ड टू चेंज इन अ डे, इन अ नाइट। तो ये हम हर दिन पढ़ते हैं, चेंज होता रह रहा है। तो जनरल नॉलेज का ऑफ कोर्स ये पार्ट बन जाता है आपके लिए। और PCS एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस का भी अगर आप देखें तो मैंने जो कहा आपको कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारा है वो मदर सब्जेक्ट है, तो हम पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनिशियली 1-2 सेमेस्टर में हम कोशिश करते हैं कि थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करें, और जब हम थियरीज़ को कवर कर रहे होते हैं तो समहाउ हम पॉलिटिकल साइंस को टच कर ही रहे होते हैं, हम उसको छोड़। तो वहाँ पे भी एक एरिया है पॉलिटिकल साइंस का जो कि कवर हो रहा है आपके PCS एग्ज़ाम के लिए। तो देयर ऑल्सो यू गेट एडवांटेज, बेनिफिट, यहाँ भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो PCS एग्ज़ाम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक आशीर्वाद की तरह है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज़ कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप देखो तो आप एक अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, आप स्पोक्स पर्सन के रूप में भी आपका काम हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप देखो तो वो हायर कर रहे हैं लोगों को जो कि अपने एजेंडा को बोलने के लिए, जो अपने एजेंडा, अपनी पॉलिसीज़ को बोलने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लोगों को हायर करते हैं। तो यहाँ भी आपका काम हो सकता है, जर्नलिज्म के एरिया में आपका काम हो सकता है, क्योंकि आप ही जैसे कि मेरे सामने में बैठे हैं, आप ही जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या रहे होंगे। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंट बाइट्स हैं आपके, वो IR का जो स्पेशलिस्ट है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि IR के स्पोक्स पर्सन से बात करे, IR के स्पेशलिस्ट से बात करे। तो देयर ऑल्सो यू हैव अ चांस, एंड मेनी मोर एरियाज आर येट टू बी कमिंग इन इंडिया। US में या फिर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ IR जो स्टैब्लिश सब्जेक्ट है वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे थोड़ी कम है। वजह ये है कि अभी हमें खुद ही समझना है IR का इम्पोर्टेंस, कि कितना ये यूज़फुल है, कहाँ कहाँ यूज़फुल है। भले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हाउडी मोदी की बात करें तो उनको इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्ता समझ में आती हो, या फिर जब वो विश्व पटल पे भारत को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमारी महत्ता समझ में आती है कि हम महत्वपूर्ण हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सच में महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपका चेहरा महत्वपूर्ण है, आपका प्रोजेक्शन महत्वपूर्ण है। तो ये आपको प्रोजेक्ट कौन करेगा? आपको प्रोजेक्ट करने के लिए वी नीड डिफरेंट पीपल। तो ये पीपल कौन है? ये पीपल वही स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से होकर के, पढ़ करके, आगे बढ़ करके आएंगे, वही आपके लिए स्पोक्स पर्सन का काम करें। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि इंडिया में तो अभी शायद इसे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन बाहर जो है काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th के बाद जिन्हें अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी है, जो भारत से बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है और वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? क्या कुछ प्रोसीजर है इसका? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे पास आती है फ़ंड की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कंपटीशन का लेवल, जो लेवल ऑफ स्टडी हम दे रहे हैं बच्चों को, वो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि IR खुद ही अभी फाइट कर रहा है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, तो हमारा लेवल अभी उन तक पहुंच ही नहीं पाया है। कुछ बच्चे अपने एफर्ट के साथ और डिपार्टमेंट के पर्सनल एफर्ट के साथ पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं रसा में PhD कर रहे हैं, कुछ नॉर्वे में PhD कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से मास्टर्स करके गए हैं।
कुछ जो हैं वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बैठ करके पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गए हैं, लेकिन वैसे बहुत कम हो पाते हैं। रीज़न बीइंग कि उनका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे टूल से, जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फुल फ्लेजेड पीएचडी के लिए कोर्सेज ऑफर करती हैं। आप कंपटीशन में बैठो, लेकिन इंग्लिश अगेन इट विल बी मैंडेटरी। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको कुछ एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के जो पास करने ज़रूरी हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे आप कुछ बच्चे चाइना गए थे कोर्सेज़ के लिए, तो वहाँ पे मैंडेटरी था कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी कम से कम थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। तो उन्होंने साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज ऑप्ट किया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, वार्तालाप की शुरुआत में ही कहा कि आपको अगर एक लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं आईआर के साथ साथ, तो ये आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। फिर आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आप खुद ही समझोगे कि वाओ, आई हैव डन समथिंग वर्थफुल, कुछ हमने अच्छा किया। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ा तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको फ़ायदेमंद है। आपने जर्मन जान लिया तो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को बच्चों को समझना भी चाहिए। आई होप किसी भी कोर्स में जब आप अगर ऑप्ट करना चाह रहे हैं या आपको अपना करियर बनाना है, तो कुछ स्किल सेट्स मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम पहले से हमारे अंदर होते हैं, तो उसको हम होन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर। अगर बच्चे को आईआर में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तो क्या कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं जिसकी ज़रूरत है और जिसको आपको थोड़ा और शार्प करने की ज़रूरत है? ऐसे स्किल सेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आपका इंथुजियाज़म सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आईआर के लिए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम में, जो कि जर्नलिज्म को अगर आप देखें तो अप्लाइड साइंस की तरह है एक, है ना। इसको करने के बाद आपको जॉब मिलने की संभावना पर्सपेक्टिव ज़्यादा बनती है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के जिस स्ट्रीम की बात मैं कर रही हूँ, चूँकि ये अभी भी इस्टेब्लिशिंग मोड में नहीं हो पाया, बहुत इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, यहाँ पे आने के लिए आपको सच में बहुत सारा इंथुजियाज़म और ट्रू इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में रियली, तो ये एरिया आपको पे करेगा, राइट। अदरवाइज़ कोई ख़ास स्किल मैं कहूँ कि आपको होना चाहिए आपके पास, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चाहिए। सिंपली जो मैंने फिर से कहा, फिर से दोहरा रही हूँ उस बात को कि एक लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज मुझे लगता है कि आपके लिए मैंडेटरी है। मतलब आप इंग्लिश अगर जानते हैं तभी इस एरिया में आइए, क्योंकि आपको रीडिंग मटेरियल्स ही हिंदी में नहीं मिलेंगे, आपके काम की चीज़ें। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप इंग्लिश में बेहतर नहीं हो तो इंग्लिश की समझ, जानकारी आपको ज़रूरत है इस एरिया में अगर आप आना चाहते हैं। और एक लैंग्वेज को क्लियरली सोच लो कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ऑप्ट करना है, जर्मन, कोई भी एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज अगर आपने ऑप्ट करा तो ये एरिया आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है यहाँ पे हम पढ़ाई कर लेते हैं कि वैसे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हमारी एक फैसिनेशन है गवर्नमेंट जॉब से, है ना, कि कुछ भी पढ़ाई कर ले अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो अगर हम आईआर की ही बात करें तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास? देखिए, मैं खुद ही एग्जांपल हूँ, लिविंग एग्जांपल हूँ, बिकॉज मेरा मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आईआर है। इंटरनेशनल रिलेशन से ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। मेरी पीएचडी भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही है। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब फिक्स है आपका जो सामने है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जामिनेशन, और आफ्टर आप पीएचडी आपने कंप्लीट करके आप एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसमें गवर्नमेंट जॉब फिक्स है आपका, जो अधिकांश बच्चे करते भी हैं। जो इस एरिया में आ रहे हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उनको हायर एजुकेशन में जाना है, उनको पीएचडी परस्यू करना है और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो एक तो ये फिक्स है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब अगर सेक्टर अगर आप खोज रहे हो, जो फिक्स गवर्नमेंट सेक्टर है वो है पीसीएस। कि आप इसको आने के बाद आपके पास, चूँकि बहुत सारा एरिया ये कवर कर रहा है पीसीएस एग्ज़ाम्स का, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, तो इसमें आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्ट मिल जाता है कि इसको पढ़ते रहते हुए आप बहुत सारा चीज़ वहाँ कवर हो रहा है। तो एक तो आप पीसीएस में जा सकते हो, जो बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। तीसरा, जो मैंने थिंक टैंक कहा, तो आई वाज सो वेरी मच सीरियस वाइल टॉकिंग अबाउट थिंक टैंक्स, क्योंकि थिंक टैंक भी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब ही आप उसको मानिए। आप डायरेक्ट एसेस है आपका सारे प्राइमरी डाटास के ऊपर, और आप जो भी कुछ कर रहे हो आपको पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, आपको पूरी दुनिया पढ़ रही है, और सैलरी भी जो है वो आपका फ़िक्स है। और आपका, मैं बात करूँ काउंटिंग का कि उसका रिसर्च जो एक्सपीरियंस है आपका वो काउंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जॉब में आने के बाद ये सारा कुछ देखते हो तो वो भी काउंट होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एरिया ही मुझे लगता है इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सेक्टर्स मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियरी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो इसको पढ़ने के बाद, आईआर को पढ़ने के बाद यू मे गेट इनटू ऑल दिस 3 स्ट्रीम्स। जैसे हमने सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की कि प्रोफेसर, तो जैसे अगर आपने पीएचडी कर ली है या फिर मास्टर्स आपका कंप्लीट हुआ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर होती है? ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करने के लिए एक तो चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन है तो आप, या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपके पास है, तो एक तो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका वो है पीएचडी, कि थ्रू पीएचडी आप जाएं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि बहुत सारे स्टेट्स लाइक बिहार, इसमें आपने देखा कि बीपीएससी के थ्रू, अब पीसीएस के थ्रू ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इसका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, लेक्चरशिप का भी। इनफैक्ट अब झारखंड में भी यही हो रहा है कि जेपीएससी के थ्रू हम ले रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। बहुत सारे स्टूडेंट, इस बार भी उन्होंने 2-3 स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के, किसी ने मांडर कॉलेज, किसी ने जेवियर्स कॉलेज, किसी ने मारवाड़ी कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस में ज्वाइन किया है जेपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, है ना। तो एक तो ये भी रास्ता है आपका कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू, जेपीएससी के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू आप आएँ इसमें। और एक है कि आपने नेट किया, पीएचडी किया, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में गए और आपने क्वालिफाई किया। देखिए, इसके साथ साथ मैं एक और टिप्स जो बच्चों को देना चाहूँगी, जो मैंने नहीं किया या फिर बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या फिर आप सोच रहे हो उसके लिए देना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपके पास कुछ पब्लिकेशंस होने चाहिए, है ना। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च में जाना है तो आपके पास 1 या 2 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन कि आप सीरियस हैं, और वो आपका मार्क्स में भी काउंट होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि वो आपके डिफरेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कि 10th में अगर आपको 60% आया है तो आपको प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स मिलेगा, अगर 70% आया है, 80% आया, तो उसके हिसाब से आपको मार्क करते हैं। तो एक तो आप 10th ऑनवर्ड ही सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी बेनिफिट है आपके लिए, कि कहीं भी कभी वो भी बहुत फ़ायदा कर जा रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में। तो ये सारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई होप यू विल बी इनटू इट। जनरली कोर्सेज के टाइम पे एक जो एग्ज़ाम्स के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमें बोला जाता है इंटर्नशिप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप कहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। यहाँ पे जब आईआर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है कि वो थोड़ा इंटर्नशिप अपना सीरियसली लें, और इंटर्नशिप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली हैं। जो थिंक टैंक्स का नाम मैंने गिनवाया आपको, वो सारे थिंक टैंक्स ऑलमोस्ट इंडिया में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटर्नशिप प्रेफर करते हैं, ऑफ़र करते हैं। अब बुराई ये है, नेगेटिव साइड ये है इसका कि इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, राइट। जो पैसे इन द सेंस की जो मॉनेटरी वैल्यू है इसका वो बहुत कम है। लाइक दे गिव समटाइम्स दे गिव 10,000 रुपीज़ और लाइक दैट। तो अब एक बच्चा जो यहाँ से निकल करके बिहार या झारखंड बेस से निकल करके जा रहा है दिल्ली में रहने के लिए, और वहाँ पे अगर उसे 10,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ, और तो उसको वहाँ सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिकली मैंने क्या देखा है कि बच्चे दे डोंट वांट प्रेफर ड्यूरिंग देयर कोर्स, अपने कोर्स के ड्यूरेशन में वो नहीं चाहते हैं कि वो कहीं इंटर्नशिप पे जाएं। वो कब कोशिश करते हैं इंटर्नशिप पे जाना, जब आपका कोर्स ख़त्म हो गया और वो दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मीनवाइल दे यूज्ड टू गो। अच्छा, हाँ। फ़ायदा की बात अगर आप करें अब इसका कि इसका फ़ायदा क्या है, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो है कि आपने कहीं काम करके आया है तो उसका एक्सपोजर तो होता ही है आपको, और उसका बेनिफिट भी मिलता है। लोग रिकोगनाइज़ करते हैं आपको, आपके काम को रिकोगनाइज़ करते हैं। क्योंकि थिंक टैंक में बैठ के आपने किया क्या, डेफिनेटली यू हैव प्रोड्यूस सम आर्टिकल, कुछ ना कुछ आपने लिखा है, वही आपका फेस वैल्यू है, तो वो आपको पे ऑफ करता है। तो आपके फ्यूचर करियर के लिए, रिसर्च के लिए, आपके पीएचडी के लिए, आपके लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए, दैट पेस अ लॉट। अभी जो बच्चे खासकर जो भी हमें देख रहे होंगे और जिन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस परस्यू करना है, जिन्हें थोड़ा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उन्हें क्या आप एक क्विक मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं एक क्विक मैसेज देना चाहूँगी कि ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आएँ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। हमारा सेंटर खुद एमए को ऑफ़र कर रहा है, पीएचडी को ऑफ़र कर रहा है,
और अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली, सिर्फ हमें ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, तो भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, और तो कौटिल्य के मंडला सिद्धांत को भी अगर हम ना भूलें, तो विजुगिसु बनने के लिए, ग्लोबल पावर बनने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस आज न कल इसकी ज़रूरत है ही। तो हमें आप जैसे थिंक टैंक के लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे यंग फ्रेश माइंड्स की ज़रूरत है। तो कम जॉइन अस, दैट विल बी माय लास्ट मैसेज। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आज हमें इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंटरेस्ट है, तो एक जो बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर डॉक्टर अपर्णा ने बताया कि पॉलिटिकल साइंस और उसमें काफ़ी एक डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस भले ही इसकी मदर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो होराइज़न है वो काफ़ी ब्रॉड है। अभी इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे कंट्री में। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। झारखंड में हमारे पास CUJ है, इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें तो JNU है, जहाँ पर आप जामिया मिलिया इस्लामिया है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी काफ़ी ब्राइट है। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे और भी राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।